जब कोई समाज स्वतंत्रता के दशकों बाद भी अपनी पहचान पूर्व औपनिवेशिक शासकों की सांस्कृतिक खुरचन के आधार पर परिभाषित करता रहे, तो यह सभ्यतागत निरंतरता का नहीं बल्कि सांस्कृतिक ह्रास का संकेत होता है। समय के साथ यह ह्रास एक तरह की सभ्यतागत विस्मृति में बदल जाता है, जहां आक्रांताओं द्वारा थोपी गई पहचान को लोग अपनी असली विरासत समझने लगते हैं और उसी के अनुसार जीने और सोचने लगते हैं। इस मनोवृत्ति का सबसे भयावह स्वरूप सांस्कृतिक स्टॉकहोम सिंड्रोम के रूप में सामने आता है, यानी पीड़ित समुदाय उत्पीड़कों द्वारा थोपी गई सांस्कृतिक पहचान को इस हद तक आत्मसात कर लेता है कि वह अपनी खुद की सभ्यता और धार्मिक पहचान को घृणा के भाव से देखने लगता है। गोवा इस प्रवृत्ति का एक स्पष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। दुनिया के सामने गोवा को भारत के प्लेसग्राउंड के तौर पर पैकेज किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो इसकी एक ऐसी मनमोहक और ग्लैमरस छवि पेश की जाती है जिसका भारतीयता से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। लेकिन विडंबना तो देखिए, भारतीयता से यह अलगाव ही गोवा को एक विश्वविख्यात टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाता है। बीच, रेव पार्टियां, ड्रग्स, शराब और एक सुनियोजित पश्चिमी सौंदर्यशास्त्र जब बात गोवा की आती है तो प्रत्येक व्यक्ति के मन में कुछ ऐसी ही छवि उभरती है। इसे भारत के भीतर स्थित एक अपवाद की तरह पेश किया जाता है जो अपनी सभ्यतागत जड़ों से पूरी तरह से कटा हुआ है और इस अलगाव को लेकर बेहद गौरवान्वित महसूस करता है। लेकिन गोवा के इर्द गिर्द बुनी गई यह कहानी एक बुनियादी सच को मिटा देती है। गोवा का इतिहास पुर्तगालियों के आगमन से शुरू नहीं होता। औपनिवेशिक शासन से बहुत पहले यहाँ एक समृद्ध हिंदू सभ्यतागत जीवन था जो समय के साथ स्वाभाविक रूप से नहीं बदला बल्कि इसे सुनियोजित ढंग से उखाड़ फेंका गया। जिस पुर्तगाली दौर को आज चर्चों और स्थापत्य स्मृतियों के माध्यम से महिमामंडित किया जाता है वह असल में अत्याचार और क्रूरता से भरा था। गोवा इंक्विजिशन ने भारतीयों पर अमानवीय कानून थोपे, स्थानीय धार्मिक परंपराओं के पालन को आपराधिक कृत्य घोषित कर दिया और हिंदुओं को लंबे समय तक उत्पीड़न झेलने पर मजबूर किया। यह किसी भी अर्थ में सांस्कृतिक आदान प्रदान नहीं था, यह सीधा सीधा सांस्कृतिक विनाश था। फिर भी दशकों तक गोवा की वैश्विक अपील एक साफ सुथरी औपनिवेशिक स्मृति पर टिकी रही जहां हिंसा को विरासत और विनाश को एक सुखद परिवर्तन के रूप में पेश किया गया। अब यह मिथक धीरे धीरे टूट रहा है। पिछले एक दशक में गोवा अपनी औपनिवेशिक परछाई से बाहर निकलने लगा है। शायद आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि राज्य की दबी हुई हिंदू पहचान को सार्वजनिक स्तर पर स्वीकार किया जा रहा है। मंदिर पर्यटन को बढ़ावा देने और तीर्थ सर्किट विकसित करने की सरकारी पहलें यह दिखाती हैं कि गोवा अपने बारे में सोचने के तरीके को दोबारा परिभाषित कर रहा है। जो पार्टी और ड्रग कल्चर कभी गोवा की पहचान माना जाता था वह अब धीरे धीरे कर अपना आकर्षण खो रहा है। गोवा के अति सरलीकृत पश्चिमी स्वरूप की जगह अब एक ऐसा गोवा उभर कर सामने आ रहा है जो अपनी प्राचीन जड़ों से जुड़ा हुआ है और सनातन के शाश्वत सार को खुद में समेटे हुए है। ये बदलाव सिर्फ क्षेत्रीय नहीं है, यह पूरे भारत में चल रहे एक व्यापक सांस्कृतिक पुनर्जागरण का हिस्सा है जहां अब तक हाशिए पर पड़ी ऐतिहासिक स्मृतियां पुनः जागृत हो रही हैं और सांस्कृतिक आत्मविश्वास वापस लौट रहा है। गोवा का यह परिवर्तन खुलेपन या आधुनिकता का बहिष्कार नहीं है, यह एक ऐसा सुधार है जो लंबे समय तक भुला दी गई इस धरती को उसका इतिहास, आत्मसम्मान और सांस्कृतिक क्रम वापस देता है। गोवा की हिंदू विरासत पर रोशनी नवंबर 2025 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण गोवा के श्री संस्थान गोकर्ण जीवोत्तम मठ में भगवान राम की 77 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया तो यह दृश्य उन लोगों के लिए चौंकाने वाला था जो गोवा को सिर्फ नाइट लाइफ और बीच टूरिज्म से जोड़कर देखते आए हैं। दुनिया की सबसे ऊंची भगवान राम की प्रतिमाओं में सम्मिलित इस प्रतिमा का निर्माण प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार ने किया है, जिन्हें गुजरात के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निर्माण के लिए जाना जाता है। देश के सबसे पुराने मठों में गिने जाने वाले इस मठ का गौड़ सारस्वत ब्राह्मण समुदाय में विशेष स्थान है
और ये लंबे समय से एक महत्वपूर्ण वैष्णव आध्यात्मिक केंद्र रहा है। मठ परिसर की स्थापना लगभग 370 वर्ष पहले हुई थी, जिससे इसका ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व और भी गहरा हो जाता है। भगवान राम की प्रतिमा का अनावरण मठ परंपरा की 550वीं वर्षगांठ के अवसर पर किया गया। प्रतिमा के अनावरण के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने मठ परिसर में विकसित किए गए रामायण थीम पार्क गार्डन का भी उद्घाटन किया। इसके अलावा इस अवसर को चिह्नित करने के लिए एक विशेष स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया गया। गोवा में भगवान राम की प्रतिमा का अनावरण उस पृष्ठभूमि में बेहद प्रतीकात्मक है, जहां राज्य की हिंदू विरासत को लगभग पूरी तरह से मिटा दिया गया था। पुर्तगाली आक्रमण की हिंसा और आज़ादी के बाद की सरकारों द्वारा गोवा के हिंदू अतीत के प्रति दिखाई गई सभ्यतागत उदासीनताएं दोनों ने मिलकर यहाँ की सनातनी जड़ों को योजनाबद्ध रूप से नष्ट किया और हाशिए पर धकेल दिया। पुर्तगाली शासन के अंतर्गत गोवा का ईसाईकरण भारत के इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक है। इस दौर में बड़े पैमाने पर मंदिरों को खंडित कर उन्हें तोड़ा गया, जबरन धर्मांतरण के लिए धड़ल्ले से हिंसा का इस्तेमाल किया गया और हिंदू रीति रिवाजों व परंपराओं के सार्वजनिक पालन पर बेहद कठोर प्रतिबंध लगाए गए। 16वीं शताब्दी में शुरू हुए गोवा इंक्विजिशन के अंतर्गत हजारों भारतीयों को ईसाई धर्म के खिलाफ कथित निंदा, मूर्ति पूजा, जादूटोना और तंत्रक्रिया जैसे आरोपों के तहत असंख्य यातनाएं दी गईं और मौत के घाट उतार दिया गया। उत्पीड़न की यह मशीनरी 17वीं और 18वीं सदी तक बेरोकटोक चलती रही। चर्चों, कैथेड्रलों और पुर्तगाली दमन के अन्य प्रतीकों से भरे इस परिदृश्य में, जिन्हें आधुनिक दौर में गोवा की सांस्कृतिक विरासत के रूप में मार्केट किया जाता है, राज्य की हिंदू जड़ें लंबे समय तक हाशिए पर रहीं। लेकिन भारत में चल रहा सभ्यतागत और सांस्कृतिक पुनर्जागरण अब इस विमर्श को बदलने लगा है और गोवा की वैदिक जड़ों को फिर से सामने ला रहा है। गोवा की मुख्यधारा की संस्कृति से बाहर रखी गई कई कथाएं अब भारतवासियों के बीच पुनः अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। इन्हीं में से एक कथा है भगवान परशुराम की, जो भारत की धार्मिक परंपरा में एक अति पूजनीय स्थान रखते हैं। उन्हें प्रायः गोवा का जनक कहा जाता है। मान्यता है कि कोंकण क्षेत्र, जिसमें आज का गोवा भी सम्मिलित है, के निर्माण में भगवान परशुराम की केंद्रीय भूमिका रही। परंपरा के अनुसार उन्होंने सह्याद्री पर्वतमाला की रचना की और फिर पश्चिमी समुद्र की ओर बाण चलाया, जिससे समुद्र पीछे हटा और वह भूमि प्रकट हुई जिसे आगे चलकर गोवा कहा गया। प्राचीन ग्रंथों में गोवा को कई नामों से संबोधित किया गया है, जैसे गोकपत्तन, गोमंचल, गोकपुरी, गोवेम, गोवपुरी और गोमंतक। धार्मिक परंपरा के अनुसार भूमि के निर्माण के बाद भगवान परशुराम ने ब्राह्मण समुदायों को यहाँ बसने और वैदिक कर्मकांड करने के लिए आमंत्रित किया। समय के साथ ये ब्राह्मण सारस्वत ब्राह्मण कहलाए और उन्होंने गोवा की सांस्कृतिक व सभ्यतागत संरचना को गहराई से आकार दिया। जून 2023 में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने पणजी में गोमंतभूमि जनक परशुराम की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके माध्यम से गोवा के सभ्यतागत इतिहास में भगवान परशुराम की केंद्रीय भूमिका को औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया और उन्हें सम्मान दिया गया। गोवा में भगवान परशुराम को समर्पित कई मंदिर भी हैं, जिनमें पेंगुइनम स्थित परशुराम मंदिर प्रमुख है। न्याय, अनुशासन और धर्म के प्रति अडिग प्रतिबद्धता के प्रतीक माने जाने वाले भगवान परशुराम का गोवा की धरती से जुड़ाव यहाँ के धार्मिक इतिहास और सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। गोवा की हिंदू विरासत की एक और महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति है शिग्मोहोत्सव, एक रंगबिरंगा वसंत उत्सव जो अपनी भव्य झांकियों और लोक परंपराओं के लिए जाना जाता है। राज्य के हिंदू अतीत से गहराई से जुड़ा यह त्योहार गोवा की प्राचीन कृषि परंपराओं और सांस्कृतिक लय को दर्शाता है। हाल के वर्षों में शिग्मोहोत्सव को नई ऊर्जा मिली है, जिसमें समुद्र तट आधारित पर्यटन से आगे बढ़कर सांस्कृतिक विरासत को सामने लाने के लिए सरकार के लगातार प्रयासों की बड़ी भूमिका रही है। 15 मार्च से 29 मार्च 2025 तक चले समारोहों में नृत्य,
संगीत, मंदिर अनुष्ठान और तरह तरह की सड़क प्रस्तुतियों का सुंदर संगम देखने को मिला, जिसने गोवा की पारंपरिक जड़ों की झलक पेश की। मूल रूप से यह एक कृषि उत्सव है जो खेती के मौसम के अंत का संकेत देता है। इस दौरान समुदाय अपने स्थानीय देवताओं का सम्मान करते हैं और लोक संगीत, नृत्य व सामूहिक उत्सव के जरिए उल्लास मनाते हैं। शिग्मोत्सव में महाभारत और रामायण के प्रसंगों को भी लोकनृत्यों, सजी धजी झांकियों और लोक प्रस्तुतियों के माध्यम से जीवंत किया जाता है। यह त्योहार दो अलग अलग रूपों में मनाया जाता है। धाक तो शिग्मो, जो आमतौर पर गोवा के गांवों में मनाया जाता है, त्योहार की हिंदू जड़ों को सहेजने पर केंद्रित रहता है। इसमें पारंपरिक मंदिर अनुष्ठानों को उनके मूल स्वरूप में प्रस्तुत किया जाता है और लोक प्रस्तुतियां अपनी मूल शैली और ताललय के साथ होती हैं। इसकी पहचान एक आत्मीय, समुदाय केंद्रित माहौल है, जहां मंदिर परंपराओं की विशिष्टता का खास महत्व होता है। इसके विपरीत वार्लो शिग्मो इस उत्सव का भव्य रूप है, जिसे मापुसा, पणजी, मडगांव और वास्को जैसे शहरों में मनाया जाता है। यहाँ मुख्य रूप से समारोह की भव्यता और उसके विराट स्वरूप को रेखांकित किया जाता है। भव्य जुलूस, रंगीन झांकियाँ और कार्निवल जैसा माहौल, ताकि बड़ी संख्या में लोग जुड़ सकें, लेकिन साथ ही त्योहार की सांस्कृतिक शुद्धता बनी रहे। मंदिर पर्यटन को मिल रहा नया प्रोत्साहन। जहां पूरे भारत में मंदिर पर्यटन अभूतपूर्व तेजी से बढ़ रहा है, वहीं गोवा की सार्वजनिक छवि आज भी चर्च, बीचेस, शैक्स और नाइट लाइफ जैसे घिसे पिटे मानकों के आधार पर ही परिभाषित हो रही है। गोवा की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय छवि पर उसकी पश्चिमी पहचान इस कदर हावी हो चुकी है कि राज्य में मंदिर जाकर पूजा करने वाले पर्यटकों की कल्पना तक करना अजीब जान पड़ता है। गोवा की जो अतिपश्चिमीकृत छवि लंबे समय तक मुख्यधारा की सोच पर हावी रही है, उसे बदल पाना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में एक मूलभूत बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। गोवा एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां उसकी पर्यटन छवि को एक नए सिरे से ब्रांड किया जा रहा है। गोवा की धार्मिक और सनातन विरासत को केंद्र में रखकर टूरिज्म की एक नई छवि गढ़ी जा रही है। राज्य सरकार ने मंदिर पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयास तेज कर दिए हैं, जो इस बात का संकेत है कि गोवा को देश और दुनिया के सामने एक नए संतुलित रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश हो रही है। जून 2023 में गोवा सरकार ने टेम्पल कनेक्ट नामक संस्था के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए। यह संस्था मंदिर तंत्र के विकास और पुनरुद्धार पर काम करती है। राज्य के पर्यटन मंत्री रोहन खोंटे के अनुसार इस साझेदारी का उद्देश्य गोवा की धार्मिक विरासत को एक ग्लोबल सर्किट से जोड़कर उसके पर्यटन सामर्थ्य को बढ़ाना है। इस सहयोग के अंतर्गत ऐसे मंदिरों की पहचान की जाएगी जिन्हें तत्काल संरक्षण और जीर्णोद्धार की आवश्यकता है, और उनके दीर्घकालिक रखरखाव, विकास और सुगम पहुंच के लिए लक्षित पहलें की जाएंगी। MOU के प्रावधानों के अंतर्गत सरकार मंदिरों के आसपास के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने पर ध्यान दे रही है। इसमें पहुंच मार्ग, श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं, साइन बोर्ड और पार्किंग जैसी व्यवस्थाएं शामिल हैं। समझौते में मंदिरों से जुड़े पुजारियों और अन्य हितधारकों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं की रूपरेखा भी तय की गई है। इन कार्यक्रमों का फोकस संवाद कौशल, विरासत संरक्षण और आतिथ्य पर रहेगा, ताकि मंदिर पर्यटन को अधिक सुदृढ़ और पेशेवर बनाया जा सके। जून 2025 में गोवा टूरिज्म ने एकादश तीर्थ यात्रा की शुरुआत की है। 11 प्रमुख मंदिरों का एक तीर्थ सर्किट है जो राज्य की समृद्ध धार्मिक और सभ्यतागत विरासत को दर्शाता है। इस यात्रा के अंतर्गत पर्यटकों को प्रतिदिन लगभग 4 मंदिरों के दर्शन कराने की योजना है, जिससे पूरा सर्किट 2 से 3 दिनों में पूरा किया जा सके। इस सर्किट में कई ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण मंदिर शामिल हैं, जैसे उत्तर गोवा के मारदोल में स्थित श्री महालसा नारायणी मंदिर, मंगेशी का श्री मंगेश मंदिर, दक्षिण गोवा के फातोरपा में स्थित श्री शांतादुर्गा मंदिर और तांबरी सुरला का महादेव मंदिर। गोमंतक टाइम्स डिजिटल से बातचीत में गोवा पर्यटन विभाग के निदेशक केदार नायक ने जोर देकर कहा
कि मंदिर पर्यटन की यह पहल मंदिरों के धार्मिक स्वरूप में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेगी और न ही उनकी पूजा पद्धतियों व परंपराओं की पवित्रता को कमजोर करेगी। उनके अनुसार प्रशिक्षित गाइडों, सूचना बोर्डों और चुनी हुई सामग्री के जरिए पर्यटकों को स्थानीय रीति रिवाजों, उचित व्यवहार और पहनावे की जानकारी दी जाएगी। नाइक ने यह भी बताया कि इस पहल का उद्देश्य आध्यात्मिक पर्यटन मेलों में भागीदारी, स्पिरिचुअल ट्रैवल प्लेटफॉर्म्स पर मौजूदगी बढ़ाने और ट्रैवल इन्फ्लुएंसर्स के साथ कंटेंट साझेदारी के जरिए देशी और विदेशी दोनों तरह के पर्यटकों को आकर्षित करना है। इसी क्रम में हाल ही में उज्बेकिस्तान से आए इन्फ्लुएंसर्स के एक समूह ने पोंडा के मंगेशी स्थित श्री मंगेश मंदिर का दौरा किया। एकादश तीर्थ यात्रा के अंतर्गत गोवा की लोक कलाओं और स्थानीय संस्कृति को सामने लाने वाली कई गतिविधियों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। इनमें विरासत से जुड़े कथावाचन सत्र और स्थानीय कारीगरों के लिए विशेष स्थान शामिल हैं, जहां वे पारंपरिक शिल्प का प्रदर्शन और प्रचार कर सकेंगे। इन सभी पहलों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सांस्कृतिक जुड़ाव सिर्फ मंदिर दर्शन तक सीमित न रहे। गोवा को मंदिर पर्यटन गंतव्य के रूप में स्थापित करना इस बात का संकेत है कि राज्य अब अपनी कहानी खुद गढ़ना चाहता है। दशकों तक राज्य की पहचान मुख्य रूप से चर्चों से जुड़ी रही है, ऐसे चर्च जो मिशनरी इतिहास के कुछ सबसे क्रूर चेहरों को महिमामंडित करते हैं, जिनमें से फ्रांसिस जेवियर जैसे व्यक्ति शामिल हैं, जिन्होंने यातना और हिंसा के जरिए जबरन धर्मांतरण कराने और गोवा इंक्विजिशन की स्थापना में केंद्रीय भूमिका निभाई। इसके बावजूद इन चर्चों को आज भी गोवा की ऐतिहासिक विरासत के रूप में महिमामंडित किया जाता है और पुर्तगाली मिशनरियों के अन्याय व अत्याचारपूर्ण काल को चांदी के वर्क में लपेटकर पेश किया जाता है, जबकि स्थानीय हिंदू आबादी पर हुई व्यापक हिंसा को या तो नज़रअंदाज कर दिया जाता है या हल्के में लिया जाता है। इस पृष्ठभूमि में धार्मिक और मंदिर पर्यटन को बढ़ावा देने की यह पहल सोच के एक नए रुख का संकेत देती है। यह बदलाव भले ही पुर्तगाली विरासत को सीधे चुनौती न दे, लेकिन यह कहीं अधिक गहराई से गोवा की पहचान को बदलने का काम करता है। मंदिरों, तीर्थयात्राओं और जीवित परंपराओं को केंद्र में रखकर राज्य धीरे धीरे अपनी पहचान को उस सभ्यतागत इतिहास से दोबारा जोड़ रहा है, जो औपनिवेशिक हस्तक्षेप से बहुत पहले का है और जो विध्वंस की असंख्य कोशिशों के बावजूद जीवित रहा। मई 2025 में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गोवा की सभ्यतागत पृष्ठभूमि को केंद्र में रखते हुए एक महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा कि गोवा कोई भोग भूमि नहीं, बल्कि योग भूमि है। सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव में 14,000 से अधिक लोगों की सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गोवा केवल रेत, धूप और बीचेस की भूमि नहीं है, बल्कि यहाँ देश के सबसे सुंदर और स्वच्छ मंदिर भी हैं। उन्होंने मंदिरों के संरक्षण और संचालन में स्थानीय समुदायों की भागीदारी पर भी जोर दिया और बताया कि गोवा में मंदिरों का प्रबंधन स्थानीय समितियों और गांवों द्वारा किया जाता है तथा पारंपरिक रूप से हर गांव अपने स्थानीय देवी देवताओं की उपासना करता है। गोवा की हिंदू विरासत का विनाश एक सुविधाजनक ढंग से छिपाया गया सच भारत में चल रहे व्यापक सभ्यतागत और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के बावजूद गोवा की हिंदू विरासत को मिटाए जाने का मुद्दा अपेक्षाकृत कम चर्चा में रहा है। जब प्राचीन धार्मिक स्थलों के पुनरुद्धार की बात होती है तो सार्वजनिक कल्पना में गोवा शायद ही जगह बना पाता है। इसकी बड़ी वजह यह है कि दशकों तक गोवा की संस्कृति को लगभग पूरी तरह पुर्तगाली औपनिवेशिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया, जिससे मुख्यधारा के मीडिया और सार्वजनिक विमर्श में उसके दबे हुए हिंदू अतीत के लिए बहुत कम जगह बची। जबकि वास्तविकता तो यह है कि गोवा की हिंदू विरासत की जड़ें उस पुरातन काल में निहित हैं जो आम धारणा से परे है। गोवा की हिंदू सभ्यता का इतिहास प्रागैतिहासिक काल तक जाता है। पुरातात्विक खोजों के माध्यम से पश्चिमी घाट में निम्न पुरापाषाण काल पेलियोलिथिक के दौरान अशूलियन संस्कृति की मौजूदगी के प्रमाण मिले हैं, जो इस क्षेत्र में मानव बसावट की प्राचीनता को दर्शाते हैं। गोवा के कई हिस्सों में
पुरापाषाण काल के अवशेष पाए गए हैं, जैसे लेटराइट प्लेटफॉर्म्स और ग्रेनाइट शिलाओं पर बनी शैल चित्रकारी, कुल्हाड़ियाँ, चौपर जैसे पत्थर के औजार और पेट्रोग्लिफ जो लगभग 10,000 वर्ष पुराने माने जाते हैं। इतिहास और पुरातत्व दोनों के प्रमाण बताते हैं कि गोवा कई प्रमुख हिंदू शासकों का केंद्र भी रहा है। लिखित इतिहास 3री सदी ईसा पूर्व तक जाता है, जब गोवा चंद्रगुप्त मौर्य के विशाल साम्राज्य का हिस्सा था। इसके बाद यह क्षेत्र सातवाहन वंश, फिर भोज, चालुक्य, शिलाहार और कदंब शासकों के शासन में रहा। कदंब काल में गोवा व्यापार और वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना और इस दौर में हिंदू धर्म के साथ साथ जैन धर्म भी खूब फला फूला। लगभग 1000 से 1400 ईस्वी तक चला कदंब शासन गोवा की स्थानीय हिंदू संस्कृति के पुनरुत्थान का काल था। इस समय पूरे गोवा क्षेत्र में बड़ी संख्या में मंदिरों का निर्माण हुआ। पुराणों में स्कंद पुराण गोवा के हिंदू अतीत का सबसे विस्तृत विवरण देता है, जिसमें विशेष रूप से उत्तर पूर्व भारत से सारस्वत ब्राह्मणों के गोवा आगमन का उल्लेख मिलता है। इस ग्रंथ में उन देवी देवताओं का भी उल्लेख है जिनकी पूजा गौड़ सारस्वत ब्राह्मण करते थे, जैसे शांतादुर्गा, महालक्ष्मी, मंगेश, सप्तकोटीश्वर और नागेश। ये सभी देवी देवता आज भी गोवा के मंदिरों में पूजे जाते हैं। पुर्तगाली शासन के दौरान गोवा की हिंदू विरासत का योजनाबद्ध तरीके से विध्वंस किया गया। बड़े पैमाने पर हिंदू मंदिरों, मूर्तियों और देवस्थलों को नष्ट किया गया और उनकी जगह जानबूझकर ईसाई स्मारक और प्रतीक खड़े किए गए। विस्तृत अभिलेखों की कमी और मूल स्रोतों के नष्ट हो जाने के कारण यह तय करना मुश्किल है कि कितने मंदिर तोड़े गए या चर्चों में बदल दिए गए। फिर भी अलग अलग स्रोतों से टुकड़ों में मिली जानकारी को जोड़ने पर गोवा में पुर्तगाली शासन के दौर में हुए भयावह हिंदू विध्वंस का एक स्पष्ट चित्र उभरता है। ओल्ड गोवा में स्थित सेंट काजेतन चर्च, जिसका निर्माण 1661 में पूरा हुआ और जो आज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है में मौजूद एक गहरा कुआं, वहां पहले हिंदू मंदिर होने की ओर इशारा करता है। माना जाता है कि आर्चबिशप अलेक्सियो दी मेनेजेस ने होली ट्रिनिटी चर्च का निर्माण एक शिव मंदिर के अवशेषों पर करवाया था। उसके आसपास एक पुष्कर भी मौजूद है जो उस लुप्त मंदिर की जलावश्यकताओं को पूरा करता था। 1107 ईस्वी के त्रिभुवन मल्ल के ताम्रपत्र लेख के अनुसार वर्तमान ओल्ड गोवा के बाहरी इलाके में ब्राह्मणों की एक ब्रह्मपुरी बस्ती थी, जहां शिव की पूजा गोवेश्वर के रूप में की जाती थी और ब्राह्मण परिवार देवी सरस्वती के मंदिर के पास रहते थे। पूर्णविराम। स्रोत: सेंटर फॉर इंडिक स्टडीज, इंडस यूनिवर्सिटी, अहमदाबाद द्वारा प्रकाशित लेख। पुर्तगाली आक्रमण के दौरान नष्ट किए गए मंदिरों का पुनरुद्धार मार्च 2022 में गोवा सरकार ने अपने बजट में 200 करोड़ का प्रावधान उन मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थलों के पुनरुद्धार और पुनर्निर्माण के लिए किया जिन्हें पुर्तगाली आक्रमण के दौरान नष्ट कर दिया गया था। गोवा में पुर्तगाली शासन की हिंसा व क्रूरता को छिपाने हेतु दशकों से की जा रही लीपापोती की प्रवृत्ति के संदर्भ में इस पहल का गहरा प्रतीकात्मक महत्व है। ये कदम स्पष्ट तौर पर विमर्श में बदलाव का संकेत देता है, जहां राज्य सरकार तथाकथित पुर्तगाली विरासत से जुड़े ऐतिहासिक आघात को औपचारिक तौर पर स्वीकार कर रही है और लंबे समय से चली आ रही औपनिवेशिक विकृति को सुधारने की दिशा में ठोस कदम उठा रही है। 2023 में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया, जिसका काम पुर्तगाली शासन के दौरान नष्ट किए गए मंदिरों के पुनर्निर्माण या पुनर्स्थापना से जुड़ी मांगों की जांच करना था। समिति की रिपोर्ट, जो ऑनलाइन उपलब्ध है, में विचार के लिए प्रस्तुत किए गए 20 से अधिक धार्मिक स्थलों का मूल्यांकन किया गया है। यह आकलन उन स्थानों पर मौजूद संरचनात्मक अवशेषों, कलाकृतियों और स्थापत्य संकेतों के आधार पर किया गया जो वहां कभी मंदिर होने की संभावना की ओर इशारा करते हैं। विस्तृत जांच के बाद समिति ने हर स्थल के लिए अलग अलग सिफारिशें दीं, तो उन्हें गोवा सरकार के पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित स्थल घोषित करने की या फिर उनकी पुरातात्विक संभावनाओं की आगे और जांच करने की। रिपोर्ट में कहा गया है
कि पुर्तगाली आक्रमण और गोवा इंक्विजिशन के दौरान 10 से अधिक हिंदू मंदिर नष्ट किए गए। इसके साथ ही रिपोर्ट में कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें भी रखी गई हैं उन देवी देवताओं की पुनः स्थापना के लिए स्मारक देवालय मंदिर स्मारक का निर्माण जिनके मूल स्थल औपनिवेशिक काल में छीन लिए गए थे। गोवा की प्राचीन मंदिर विरासत को सामने लाने के लिए एक मंदिर संग्रहालय की स्थापना। पुर्तगाली शासन के दौरान मंदिरों के विनाश पर गहन शोध को आसान बनाने के लिए चुनिंदा पुर्तगाली अभिलेखों का अंग्रेजी में अनुवाद। प्रमुख और लघु शोध परियोजनाओं को सहयोग देने के लिए योजनाएं तैयार करना ताकि विद्वान और शोधकर्ता गोवा की मंदिर विरासत का अध्ययन और दस्तावेजीकरण कर सके। समापन गोवा की हिंदू विरासत के मौजूदा पुनर्जागरण के विरोध में एक चिरपरिचित विमर्श सामने आ रहा है। वही पुराना तंत्र फिर सक्रिय हो गया है। गोवा की संस्कृति पर कथित दक्षिणपंथी कब्जे के आरोप और राज्य की तथाकथित पुर्तगाली विरासत पर हिंदुत्व राजनीति के हस्तक्षेप के दावे एक बार फिर उछाले जा रहे हैं। यदि व्यापक रूप से देखा जाए तो भारत के सभ्यतागत और सांस्कृतिक पुनर्जागरण को वामोदारवादी तंत्र ने लगातार इसी तरह के विमर्शी फ्रेम में बांधकर प्रस्तुत किया है, लेकिन गोवा इस मामले में एक कहीं ज्यादा जटिल चुनौती पेश करता है। एक ओर जहां उसकी धार्मिक विरासत को पुनः जागृत करने के प्रयास चल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पुर्तगाली विरासत का औपनिवेशिक नैरेटिव आज भी मुख्यधारा की सोच पर हावी है। गोवा इंक्विजिशन, जो हिंदू उत्पीड़न के सबसे भयावह अध्यायों में से एक है, पर गंभीर सार्वजनिक चर्चा का लगभग नदारद होने का अर्थ है कि गोवा अब भी अपने अतीत से जुड़े एक बुनियादी सवाल से पूरी तरह नहीं जूझ पाया है।